नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह क्रिमिनल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है क्रिमिनल केस की वह सारी प्रक्रिया जो क्रिमिनल केस शुरू होने से लेकर के और अंत तक की होती है, यानी जजमेंट तक होती है। किसी भी केस में दोस्तों क्रिमिनल केस शुरू करने के पहले एफआईआर या कंप्लेंट कराना पड़ता है और उसका अंतिम निर्धारण जजमेंट के द्वारा होता है या अपील में जजमेंट के द्वारा होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब एक एक करके समझते हैं न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी क्रिमिनल केस के कितने स्टेज होते हैं और उन स्टेजों में क्या होता है। किसी भी अपराध की घटित होने के बाद पीड़ित पक्ष को यह पूरा अधिकार है कि वह पुलिस वाले के पास जाए और वहां पर उस मुद्दाले के विरुद्ध में, जिसने उसके साथ अपराध कारित किया, उसके विरुद्ध में एक एफआईआर दर्ज कराए। एफआईआर का मतलब होता है दोस्तों फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में उसे कहते हैं प्रथम सूचना प्रतिवेदन। यह जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 154 के अंदर में दर्ज कराई जाती है दोस्तों। अगर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दे तो पीड़ित पक्ष के पास, यानी वह व्यक्ति जिसके ऊपर में अपराध घटित हुआ, उस व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वह न्यायालय में जाकर के मुद्दाले के विरुद्ध में कंप्लेंट केस फाइल करे। दोस्तों, उसी 154 सब क्लॉज 3 के अंदर में यह प्रावधान किया गया है कि जब किसी पुलिस वाले के पास कोई एफआईआर लॉज होती है तो वह पुलिस वाला 24 घंटे के अंदर में उस एफआईआर को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। दोस्तों, अगर एफआईआर में आरोप संज्ञेय है, संज्ञेय अपराध का मतलब हुआ दोस्तों वैसा अपराध जिसमें सजा 3 साल से अधिक का हो, संज्ञेय अपराध कहलाता है। एफआईआर में आरोप संज्ञेय अपराध का है, तब दोस्तों पुलिस एफआईआर होने के बाद बिना न्यायालय के वारंट के पुलिस मुद्दाले को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर आरोप असंज्ञेय अपराध का है तो पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते दोस्तों, नॉन एफआईआर करते हैं और उसके अंदर में बिना न्यायालय की अनुमति से पुलिस वाले अनुसंधान भी नहीं कर सकते और मुद्दाले की गिरफ्तारी तो कर ही नहीं सकते दोस्तों। एफआईआर होने के बाद दोस्तों अब आता है अनुसंधान का स्टेज। अनुसंधान सेक्शन 156 सीआरपीसी में की जाती है दोस्तों। इसके अंदर में पुलिस के जो आयु है अनुसंधान पदाधिकारी, वो अपराध से घटित सारी साक्ष्यों को एकत्रित करते हैं, अपराध से संबंधित सारे गवाहों के बयान को दर्ज करते हैं और अंत में अगर यह पाते हैं कि हाँ इस तरह का अपराध घटित हुआ तो दोस्तों न्यायालय में वो चार्जशीट फाइल कर देते हैं। यह चार्जशीट सीआरपीसी की धारा 173 के अंदर में दाखिल किया जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर पुलिस वाले अनुसंधान के क्रम में यह पाते हैं मुद्दाले ने इस तरह का कोई अपराध घटित नहीं किया है तो पुलिस मुद्दाले के विरुद्ध में एफआईआर फाइल कर देती है दोस्तों न्यायालय में। एफआईआर का मतलब है फाइनल रिपोर्ट, यानी मुद्दाले को रिहा कर दिया जाए। इसे हम क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं दोस्तों। ऐसी भी स्थिति आती है कि पुलिस वाले कभी कभी एफआईआर लॉन्च करने से इनकार कर देते हैं। वैसी परिस्थिति में पूरी पीड़ित पक्ष को यह अधिकार है कि वह न्यायालय के समक्ष जाए और मुद्दाले पर कंप्लेंट केस फाइल करे, जो सेक्शन 190 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर दाखिल किया जाएगा दोस्तों। कंप्लेंट केस फाइल होने के बाद न्यायालय के समक्ष 2 विकल्प है, या तो उस केस को 153 सब क्लॉज 3 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी के अंदर में पुलिस को भेज दे कि एफआईआर रजिस्टर्ड करे और अनुसंधान शुरू करे और अंत में चार्जशीट सबमिट करे न्यायालय में। और दूसरा विकल्प है दोस्तों कि मजिस्ट्रेट साहब खुद न्यायालय में कंप्लेनेंट यानी आवेदक और उनके गवाहों का परीक्षण करे, उनका इंक्वायरी करे और कॉग्निजेंस न्यायालय में ही ले ले दोस्तों। कंप्लेनेंट के परीक्षण के लिए दोस्तों सेक्शन 200 सीआरपीसी में प्रावधान किया गया है। उसमें कंप्लेनेंट का परीक्षण और प्रति परीक्षण होता है, उसमें कंप्लेनेंट का परीक्षण ही सिर्फ होता है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों कंप्लेनेंट के गवाहों का परीक्षण, यह सेक्शन 202 सीआरपीसी के अंदर किया जाता है दोस्तों। और इन लोगों की गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अगर न्यायालय यह महसूस करे कि हाँ इस तरह का अपराध घटित हुआ तो न्यायालय अपराध का संज्ञान लेकर के सेक्शन 204 सीआरपीसी के अंदर में मुद्दाले के विरुद्ध में सम्मन जारी कर देती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मुद्दाले अगर न्यायालय के द्वारा जारी किए गए सम्मन पर न्यायालय में हाजिर नहीं होता, वैसी परिस्थिति में न्यायालय को पूरा अधिकार है कि वह अरेस्ट वारंट इशू करे और पुलिस मुद्दाले को पकड़ के न्यायालय में उपस्थित करे। लेकिन इसके बाद भी अगर वह व्यक्ति फरार हो जाता है जिसने अपराध कारित किया, तो न्यायालय अंत में जाकर के उस व्यक्ति को फरार घोषित करते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पुलिस को देती है। इसके बारे में व्याख्या, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन सेक्शन 82, 83 सीआरपीसी के अंदर की गई है दोस्तों। 82 डिक्लेरेशन ऑफ एब्सकाउंडर है दोस्तों और 83 जो है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूज पर्सन्स है दोस्तों, यानी मुद्दाले की संपत्ति को अटैच कर लेना हुआ दोस्तों, यानी जब्त कर लेना। इसे हम हिंदी में कुर्की जब्ती भी कहते हैं। कॉग्निजेंस में अगर न्यायालय पाए दोस्तों कि हाँ यह अपराध सेशन ट्रायबल है, सेशन के ट्रायल के योग्य यानी 7 साल से ऊपर सजा वाला अपराध इस आरोप में है, ऐसी परिस्थिति में सीजीएम कोर्ट जो है यानी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी केस के ट्रायल नहीं करते बल्कि उस केस को कमिट कर देते हैं सेशन में कि वहीं पर मुद्दाले का चार्ज फ्रेम हो
और वहीं की प्रक्रिया के अनुसार मुद्दाले को न्यायालय से सजा करा दी जाए। दोस्तों सेशन ट्रायल और ख़ास करके मजिस्ट्रेट ट्रायल में खास कोई अंतर नहीं है, प्रक्रिया लगभग दोनों जगह एक ही है। सिर्फ चूँकि केस बड़ा है उसमें सज़ा ज़्यादा है, इसीलिए उस तरह के अपराध में दंड देने का प्रावधान सिर्फ सेशन कोर्ट को है। दोस्तों जब वहाँ पर चार्ज फ्रेम हो जाता है, चार्ज फ्रेम 174 सेक्शन ऑफ CRPC में की जाती है। दोस्तों अगर न्यायालय में मुद्दाले के विरुद्ध में चार्ज फ्रेम हो जाता है तब केस को ट्रायल में प्लेस कर दिया जाता है। दोस्तों ट्रायल के अंदर में सबसे पहले केस के सूचक की गवाही होती है जिसने केस किया, और उसके बाद उसके अन्य गवाहों की गवाही न्यायालय में की जाती है। अगर कोई आर्टिकल या अन्य कोई साक्ष्य पुलिस वाले को प्राप्त हुए हैं अनुसंधान के क्रम में, उसका एग्जिबिट यानी प्रदर्शन भी न्यायालय में उस केस में कर दिया जाता है। दोस्तों सूचक की गवाही और उसकी ट्रायल की सारी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मुद्दाले को अवसर दिया जाता है। CRPC की धारा 313 में पुनः मुद्दाले से यह पूछा जाता है कि क्या तुमने इस तरह का अपराध किया। अगर मुद्दाले इनकार कर दे और सफाई बयान देने की बात करे तो मुद्दाले को यह अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अपने पक्ष में सफाई बयान न्यायालय में प्रस्तुत करे। दोनों तरफ के बयान और प्रति परीक्षण होने के बाद न्यायालय अंत में इस केस को बहस में डाल देती है, और बहस के अंदर में दोस्तों सबसे पहले सूचक की ओर से बहस उसके वकील करते हैं और बाद में मुद्दाले की ओर से उसके वकील बहस करते हैं। दोनों के बहस सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अगर न्यायालय को यह महसूस होता है अब मुद्दाले ने अपराध किया, मुद्दाले को दोषी करार करते हुए जजमेंट सुना दिया जाता है। दोस्तों लेकिन अगर दोनों पक्षों के बहस और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय महसूस किया कि हाँ मुद्दाले के विरुद्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तब मुद्दाले को बाइज्जत इस केस से रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों फिर उसके बाद जो व्यक्ति ट्रायल कोर्ट में मुकदमा हार जाता है वह ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील फाइल करता है, और उस अपील के फैसला के अनुसार ही केस का निर्धारण, जजमेंट का निर्धारण होता है। दोस्तों इस तरह से इस केस की पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। लेकिन दोस्तों इसी बीच में कुछ अस्मरणीय बातें भी है। पूरे केस के प्रक्रिया के दौरान किसी भी पक्ष से, दोनों पक्षों में किसी भी पक्ष से एक पिटीशन डाली जाती है, उसमें इंटरलॉकटरी ऑर्डर जज साहब पास करते हैं। दोस्तों उस इंटरलॉकटरी ऑर्डर से जो भी पक्ष पीड़ित हैं वह व्यक्ति सीधे अपीलेट कोर्ट में जाकर के उसके अगेंस्ट, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में रिवीजन फाइल करेगा, और जो रिवीजन में आदेश अपीलेट कोर्ट का होगा वही चीज़ ट्रायल कोर्ट को मान्य होगा। दूसरा है दोस्तों सम्मन केसेज में चार्ज फ्रेम नहीं होता है, इसमें मुद्दाले को इशू एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। और तीसरा है दोस्तों कि एक ही FIR के लिए एक ही मुद्दाले को बार बार या एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 300 में भी व्याख्या की गई है दोस्तों कि एक ही अपराध के लिए किसी भी मुद्दाले को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि किसी भी क्रिमिनल केस के शुरू से लेकर के अंत तक की क्या प्रक्रिया है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने यही समझाने की आपको कोशिश की। यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अब विशेष अगले वीडियो में